ओके, तो E इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर 2 - 1 + 2a/r - 1 - 2a/r। इन सब में ध्यान से देखो तो ये सब कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। तो ये किस कंडीशन पर है कि द R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, है ना। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो हमने ये न्यूमेरिकल लिया था इसमें हमने ये मान लिया कि A जो है बहुत स्मॉल है। तो अगर A बहुत स्मॉल है तो सिचुएशन क्या होगा, A बहुत स्मॉल है तो सिचुएशन क्या होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा कि -q यहाँ +2q यहाँ एंड अगेन -q यहाँ, ये सभी एक दूसरे से बहुत पास हैं और जो पॉइंट हम निकालना चाह रहे हैं ये इस पूरे सिस्टम से बहुत दूर है। ठीक है, तो ऐसे केस में टोटल चार्ज यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कॉम्बिनेशन पूरा चार्ज का 0 दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। पर अगर हम ये कहें कि नहीं, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो एकदम नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब अपने बायनोमियल टर्म में हम ये कहें कि इन आवर बायनोमियल टर्म सेकेंड टर्म तक नहीं, इन बायनोमियल एक्सपेंशन में सिर्फ सेकेंड टर्म नहीं, थर्ड टर्म भी अगर हम कंसीडर करें, उसके बाद के टर्म्स को इग्नोर करें, मतलब ये कि कॉम्बिनेशन हम कुछ ऐसा लें कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कुछ हद तक मायने रखेगा। तो ऐसे केस में मतलब स्क्वायर टर्म तक अगर मैं जैसे 0.1 का स्क्वायर करता हूँ तो 0.01, दिस वैल्यू इज कंसिडरेबल, दिस वैल्यू इज कंसिडरेबल। अगर इतनी वैल्यू तक हम कंसिडर कर ले, ये मैंने एक एग्जांपल समझ लिया है कि 0.1 मान लेते हैं, अगर कंपेयर टू अगर मान लो इसकी वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 के कंपेयर में 0.1 एंड 0.01 कंपेटिबल है, इस वजह से तो क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर टर्म तक को भी कंसिडर करेंगे। अब देखो सेकेंड ऑर्डर तक कंसिडर करेंगे तो फिर बायनोमियल एक्सपेंशन 1 + a/r पावर -2 का लगाएंगे तो 1 प्लस फार्मूले के मुताबिक n मतलब -2, x मतलब a/r प्लस nn - 1 बाई फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, तो -2 - 1 बाई फैक्टोरियल 2 a स्क्वायर बाई r स्क्वायर। सिमिलरली 1 - a/r के पावर -2, ठीक है, इसका मतलब 1 प्लस -2 -a/r प्लस -2 -2 -1 बाई 2 -a/r का होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म को जब हम अपने इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर जब हमने इसको रखा तो q बाई 4πε0 r स्क्वायर, 2 माइनस में ये वाला पूरा टर्म, माइनस में फिर ये वाला पूरा टर्म, देखो ध्यान से, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये 3 टाइम्स बचेगा सिर्फ, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, माइनस से -2 बाई, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -3 a स्क्वायर बाई r स्क्वायर। देखो ये प्लस माइनस कट गया, ये -1 +2 कट गया, तो क्या बचेगा, ये टर्म ये बचा और एक टर्म ये बचा, ये दोनों टर्म नेगेटिव में जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स -3 बाई r स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम ये कंसिडर करें तो हमारा जो आंसर आ रहा है 2 3 जा 6 q a स्क्वायर अपॉन 4π r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, मतलब r के पावर 4। तो देख रहे हो कि अगर हम ये कहें कि वो जो क्वेश्चन है, अगर हम ये कहें कि इन क्वेश्चन -q + 2q एंड -q के बीच का जो सेपरेशन a है ये कंसिडरेबल है, तो ऐसे केस में r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट अगर हम एज्यूम करते हैं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो होगा इफ a इज लेस देन r ओनली, मतलब थोड़ा सा ही। तो ऐसे केस में हम इस सिस्टम को क्या बना सकते हैं या किस तरीके से देख सकते हैं, तो ध्यान से देखो, बजाय इसके हम इसको ऐसे लिखें तो -q और इस +2q में से एक +q ऐसे ले लेते हैं, तो ये हो गया एक सिस्टम। सिमिलरली इस +2q में से एक +q ऐसे मान लेते हैं और -q ऐसे मान लेते हैं, तो ये हो गया दूसरा सिस्टम। तो ये जो हमारा सिस्टम है बेसिकली इसे कहते हैं हम क्वाड्रापोल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रापोल।
तो दिस इज द कंडीशन फॉर क्वाड्रोपोल। क्वाड्रोपोल में क्या होता है कि 4 चार्जेस होते हैं, मतलब 2 डाइपोल। कितने? 4 चार्जेस मतलब 2 डाइपोल। करेक्ट। तो ये है हमारा कंसेप्ट कि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटा ना हो तो ऐसे केस में हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर इसी डाइपोल को हमने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इसी डाइपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे तो क्या होगा। देखो, जैसे मान लिया कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, मतलब फिक्स वैल्यू फिक्स है इसकी। अब अगर हम किसी डाइपोल को, अच्छा हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो इसमें अगर हम किसी डाइपोल को रखते हैं तो जैसे मान लिया कि इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज और इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हमने रखा, इसके बीच का सेपरेशन मान लिया 2L। ठीक है, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर हमने इसको रखा है। सपोज किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रखा है हमने, थीटा एंगल पर। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही इस थीटा एंगल पर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें इस डाइपोल को रखोगे तो तुरंत इस डाइपोल के चार्ज पर फील्ड के अंदर रखने पर फोर्स लगने लगेगा। अब जरा बताओ कि इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा और मैग्नीट्यूड कितना लगेगा। तो हमको पता है, सिंस वी नो दैट when a dipole is placed in external electric field, it experience a force। ठीक है, तुरंत डाइपोल क्या होगा, फोर्स फील करने लगेगा। अच्छा, तो कितना फोर्स लगेगा, तो हमको पता है कि जो फोर्स होता है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, बता चुका हूँ। अब ध्यान से देखो, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर नेगेटिव डायरेक्शन मतलब इधर की तरफ फोर्स लगेगा Q इंटू ई। ठीक है, और इस नेगेटिव चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, Q इंटू ई। मतलब इस पर ये फोर्स लगना चालू हो जाएगा और इस पर इधर। अब सोचो कि अगर ये पेन ऐसे रखा हुआ है और एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इस पर, इस कॉर्नर पे लग रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पेन ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना, ये पेन ऐसे घूम जाएगा। तो सेम सिचुएशन इसके साथ भी होगा। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन का फोर्स किसी सिस्टम पे लग रहा है। तो मैंने 11th में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है कि अगर किसी भी सिस्टम पर इक्वल फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में काम करें तो वो सिस्टम अपने सेंटर के अबाउट रोटेशन करता है। क्या करता है, सेंटर के अबाउट रोटेशन करता है। और वो रोटेशन उसको कौन देता है, तो वो जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से लगने वाला टार्क। क्लियर होगी बात। सो दिस फोर्स, ठीक है, अब इस चार्ज के ऊपर क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस होगा। नेट फोर्स on the system that is dipole is 0, राइट। नेट फोर्स क्या हो गया उस पर, 0। तो अगर जब नेट फोर्स 0 होता है तो कपल जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, कपल फोर्स। और कपल फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो कि सिस्टम को घुमा दे, जिसमें पेयर ऑफ फोर्सेस लगते हैं। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा टार्क और कपल में थोड़ा सा डिफरेंस है। टार्क में पेयर ऑफ फोर्स हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पर कपल में पेयर ऑफ फोर्स होते हैं, ठीक। ओके, तो अब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, टॉर्क और कपल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है R क्रॉस F, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या देखेंगे कि नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम क्या हो जाएगा, 0, दैट इज F नेट जो आएगा वो आएगा 0, क्योंकि अब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन के हैं। बट दिस फोर्स प्रोड्यूस a couple in the system। एक ये फोर्स क्या करेगा, सिस्टम में कपल जनरेट कर देगा, एंड दैट इज व्हाट C इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। तो हम क्या लिखेंगे, या इसी को हम लोग लिखेंगे टॉर्क, तो लिखेंगे टाउ बराबर R क्रॉस F। अब जरा ध्यान से देखो R कहाँ है और F कहाँ है। R जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, अगर ये लेंथ 12 है, ये एंगल थीटा है, तो बताइए कितना होगा, 12 साइन थीटा। अब लिखेंगे दिस इज R परपेंडिकुलर इंटू F, तो क्या लिखेंगे टाउ बराबर 12 साइन थीटा इंटू Q इंटू ई। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सब, क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर 12 और Q को एक साथ रख लो, तो Q इंटू 12 एक साथ हो गया, इंटू ई साइन थीटा। ध्यान से देखो तो टाउ बराबर कितना आ गया, तो जाएगा पी ई साइन थीटा। क्योंकि हमको पता है कि जो P होता है डायपोल मोमेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी है, चार्ज और लेंथ बिटवीन चार्जेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, चार्ज और लेंथ बिटवीन चार्जेस। तो अब अगर आपको याद होगा तो ध्यान से देखो, हमको पता है कि हम इस फॉर्मूले को P साइन थीटा को यूजिंग वेक्टर फॉर्मूला A क्रॉस B इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर टाउ, ठीक है, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कैसे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन है। देखो हमारे पास ये है हमारा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखो जैसे ये है, इसी को ले लेते, इस पर ही समझ लेते, उसमें ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये सिस्टम मिडिल पॉइंट के अबाउट क्या होगा, घूमने की कोशिश करेगा, क्योंकि इक्वल फोर्स लग रहे हैं और सिमेट्रिक डिस्टेंस पर लग रहे हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन लग रहे हैं, तो क्या होगा, घूमेगा। घूमेगा तो हमें पता है कि किसी भी सिस्टम में, घूमते हुए सिस्टम में, या तो टॉर्क परपेंडिकुलरली नीचे, या अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ठीक है, ठीक। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रोटेशन ऑफ टॉर्क का जो होगा वो क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, इसमें केस देख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यूनिट की बात कर ले, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ पर भी आप निकालोगे तो वही आएगा, न्यूटन इंटू मीटर, ये होगी इसकी यूनिट। अब केस देख लें यहाँ पे, केस 1, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री या
180 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने डायपोल को, इसका ये मतलब हुआ कि ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, रहा आपने जो डायपोल है वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा। ठीक है, डायपोल का डायरेक्शन इधर ही होगा इस केस में, इधर से इधर डायपोल भी होगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज 0, या 180 डिग्री मतलब अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और डायपोल मोमेंट इधर होगा, तो 180 डिग्री। ऐसे केस में अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो आप क्या देखोगे, टाउ इक्वल्स टू 0, मतलब ये कह सकते हो कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है ना। सिमिलरली अगर आप सेकंड केस लेते हो, केस 2, अगर आप ये कहते हो कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, समझो मतलब ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और आपने डायपोल ऐसे रखा है, ये रहा डायपोल। ऐसे केस में अगर आप रखते हो तो टाउ क्या आ जाएगा, P इंटू ई। क्यों? क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1, तो ये टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका ये मतलब समझ में आता है कि अगर किसी भी टॉर्क को, किसी भी डायपोल को हम अगर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो होगा ये कि इस पर क्या होगा, टॉर्क लगेगा और ये घूमेगा। ठीक है, अगर हमने इस डायपोल को पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो नहीं घूमेगा, परपेंडिकुलर रख के, जैसे ही परपेंडिकुलर रख के छोड़ेंगे तुरंत घूम जाएगा, तुरंत घूम जाएगा। ठीक है, पर अगर मान लो पैरेलल रखते हैं, पैरेलल रखते हैं तो कोई भी टॉर्क इस पर नहीं लगेगा, ये नहीं घूमेगा, या एंटी पैरेलल रखते हैं तो भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा, ये नहीं घूमेगा। ठीक, ओके। अब देख लेते हैं कि अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा, व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो ध्यान से। When electric dipole is placed in non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये आउट ऑफ सिलेबस है ना, ये सिलेबस के बाहर है, थोड़ा एडवांस लेवल है। ठीक है, एडवांस लेवल पे है, ये सिलेबस के बाहर है, बट कॉन्सेप्ट है इसमें और कभी क्वेश्चन जरूर पूछता है। जेई में और नीट में हमेशा इस पर एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो हम इसको देखेंगे। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो देखो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लो कि ऐसे है, यू। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली पैरेलल नहीं है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसमें हम अगर अपना एक डायपोल रख देते हैं, तो मान लिया कि हमने एक डायपोल रखा, सपोज कि यहाँ नेगेटिव रखा और यहाँ पे पॉजिटिव रखा, और इनके बीच का सेपरेशन क्या रखा, 2L। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेते हैं इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ऑब्वियसली। ठीक, अच्छा, इधर की तरफ इंक्रीजिंग है, ऐसे मान लेते हैं कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई आई कैप, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस काम कर रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्किंग अलोंग द एक्स एक्सिस। अब देखो ऐसे केस में कैसे करेंगे, मान लिया कि इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है एंड द वैल्यू इज Q इंटू ई। ठीक, और इस पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, दिस इज द फोर्स। अब क्या वो भी Q इंटू ई लगेगा? नहीं, क्योंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमको कुछ वेरिएशन मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, तो E प्लस डेल्टा ई। ठीक है, E प्लस डेल्टा ई। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, राइट।
तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो कंसीडर अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, फोर्स Q इंटू ई एंड Q इंटू ई प्लस डेल्टा ई is acting on charge of a dipole system। डायपोल सिस्टम के चार्ज पे फोर्स लग रहा है। देन नेट फोर्स ऑन डायपोल क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे F इज इक्वल्स टू, ये बड़ा ये छोटा, तो लिखेंगे Q टाइम्स E प्लस डेल्टा E माइनस Q टाइम्स E, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर माना है कि यहाँ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, पर चूंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़े दूर दूर हैं तो वहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, उनकी कम होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर हो रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हैं, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ कम होनी चाहिए। पर मैंने मान रखा है कि इधर ज़्यादा इधर कम है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं तो आप इधर क्या मान लो, नेगेटिव मान लो, इधर मान लो Q माइनस डेल्टा ई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा E माइनस डेल्टा ई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा E माइनस डेल्टा ई, बस इतने का अंतर आएगा, ठीक है। एज्यूम करो कि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, अब यहाँ पर कम हो गया, यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो लिखोगे F बराबर Q इंटू ई माइनस Q इंटू डेल्टा ई माइनस Q इंटू ई, ये और ये कट गया। अब देखो यही टर्म, ये टर्म नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब इधर की तरफ नेट फोर्स लग रहा होगा, बस इतने का ही मतलब है। ओके, हम लिख सकते हैं, अब देखो ये जो फोर्स है क्या ये नेट फोर्स होगा, नहीं, ये डिफरेंशियल फोर्स कहा जा सकता है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि डायपोल के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होता है, क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो हम इस वजह से यहाँ पर F नोटेशन ले रहे हैं। पर नोटिस करो, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये रहा मेरा डायपोल माइनस Q और ये रहा प्लस Q और कुछ U इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ U है, ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, राइट। तो अगर मैं ये कहता हूं कि x डिस्टेंस पर जाकर dx थिकनेस में कितना वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान समझना। इस डायपोल के जो बीच का स्पेसिंग है, इस डायपोल के बीच की दूरी कितनी है, 2L, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स है नहीं, बदल रहा है, धीरे 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 घट रहा है, तो मैं ये कहूँ कि x डिस्टेंस पर जाकर dx थिकनेस के लेंथ में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो वेरिएशन पता चल जाए तो मैं पता कर सकता हूँ फोर्स कितना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं F इज इक्वल्स टू माइनस Q डेल्टा E बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, ये हो गया डेल्टा E बाई डेल्टा एक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ और मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ, क्योंकि हमें पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के लेंथ में कैलकुलेट करना है। मेरी बात समझ में आई? ये कुछ ऐसा ही है कि अगर इस चार्ज से इस चार्ज के बीच में जो लेंथ है उसके यूनिट लेंथ के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, अगर मुझे ये पता चल जाए तो इन दोनों डायपोल पे, सॉरी, इस डायपोल पर कितना फोर्स लग रहा है वो पता चल जाएगा। क्योंकि देखो जो फोर्स होता है वो चार्ज इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बदल रहा है वो पोजीशन के साथ बदल रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर लिया, फिर टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो चार्ज इनटू लेंथ हो जाएगा P, मतलब डायपोल मोमेंट, इनटू स्मॉल वेरिएशन को कंसीडर करते हैं तो डेल हट जाता है और टोटल डेरिवेटिव x d लग जाता है, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, तो इसका मतलब क्या आया, मॉड F बराबर P डी ई बाई डी एक्स।
सो दिस इज व्हाट और फोर्स। ठीक है, ये कब मानते हैं? हम मानते हैं कि व्हेन द लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये जो क्वांटिटी है वो डिफरेंशियल टर्म में चेंज हो जाता है। डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स बिकम डी बाई, एडजस्ट हो जाए भाई, डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा रहेगा तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा। देखो नेट फोर्स 0 नहीं है, ठीक है, नेट फोर्स 0 नहीं है। अब इतना फोर्स लगेगा, देन टार्क कितना लगेगा, देन टार्क, तो फिर वही बात करेंगे, टार्क वेक्टर क्वांटिटी आर क्रॉस एफ, क्या करेंगे, एफ निकालेंगे, उसके साथ आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, I'm sorry, हाँ सही है, ये हो जाएगा हमारा टार्क, या फिर टार्क बराबर P क्रॉस E। तो देखो अब ये यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि डायपोल मोमेंट तो पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, पर ये फॉर्मूला लगाना आसान है क्योंकि डायपोल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स है और फोर्स यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, उसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब देखो अगर मैं आपसे एक दो न्यूमेरिकल पूछूं कुछ ऐसा, जैसे मान लो कि एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए और ए है। ठीक, अब मैंने इस बीच में एक डाइपोल रखा है इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखना, एंड देन मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस डाइपोल ड्यू टू दिस चार्जेस। ठीक है, कैसे करेंगे? तो डाइपोल की वजह, इस चार्ज का इस डाइपोल पर फोर्स क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू दिस सिस्टम। अब ध्यान से देखो, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दोनों डाइपोल नहीं है, पर यहाँ पर मैंने एक डाइपोल रखा है, ये एक सिस्टम बन रहा है, कॉम्बिनेशन सिस्टम बन रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब देखो, बजाय हम इसका फोर्स इस पर निकालने के, मतलब चार्ज का फोर्स डाइपोल पर निकालने के, हम ऐसे सोचे डाइपोल का फोर्स, डाइपोल ने चार्ज पर कितना फोर्स लगाया। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को तुम अगर ऐसे घुमा लो तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर ये मेरा डाइपोल है तो ये रहा इसका इक्वेटोरियल एक्सिस, और इक्वेटोरियल एक्सिस से ए हाइट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये हमको पता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि देखो ये डाइपोल है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ऐसे, सिमिलरली इस पर भी इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, है ना। तो ये डाइपोल, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप कर रहा है, ये डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, उन दोनों का ऐड अगर हम कर दें तो इसका मतलब इस डाइपोल ने इन दोनों पर उतना फोर्स लगाया। और अगर हम ये देखें कि फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्शन रिएक्शन होता है, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होते हैं, तो जितना फोर्स डाइपोल इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स चार्ज इस डाइपोल पे लगाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए since we know that electric field at equatorial point due to dipole is equal to Q, है ना। अब देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हो गया एक्सेल पॉइंट का फॉर्मूला, और ये हो गया इक्वेटोरियल का फॉर्मूला, क्या है, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए।
तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे P अपॉन 4πε0 क्या है, बीच का डिस्टेंस a, तो लिखेंगे a³। क्लियर है। अब जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज, देखो कितना लिखेंगे, फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज लिखेंगे F is equals to Q into E. So this implies F is equals to Q. E की वैल्यू कितनी थी, P by 4πε0 A³। Hence the total force on both the charges कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम Q into P अपॉन 4πε0 A³। दिस इज आंसर। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू एक्शन रिएक्शन, ड्यू टू एक्शन रिएक्शन concept, the same amount force will be act on dipole। तो डाइपोल पर भी क्या होगा, इतना ही अमाउंट का फोर्स लगेगा ड्यू टू एक्शन रिएक्शन कॉन्सेप्ट। क्लियर है, ओके। तो हमने क्या क्या देखा, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, चार्जेस डाइपोल पर फोर्स कितना लग रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पर फोर्स कितना लग रहा है, टॉर्क कितना लग रहा है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पर फोर्स और टॉर्क कितना लग रहा है। साथ ही साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे डाइपोल और क्वाड्रापोल के, ठीक है। इसमें कुछ फार्मूले थे जो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर हमने डाइपोल के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है वो भी देख लिया। अब एक अच्छा सा और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे देखो, ये सब जो न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट बता रहा है ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। पर हाँ, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी का जो नॉर्मल एक्सरसाइज है वो कर सकते हो, और एडिशनल एक्सरसाइज पीछे से जो क्वेश्चंस हैं एक दो जिसको मैंने भी करवाए हुए हैं वो आप ट्राई कर सकते हो दोबारा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। इस प्लस क्यू चार्ज से कुछ दूरी पर एक डाइपोल रखा हुआ है यूं P। मान लिया कि ये डिस्टेंस क्या है उनका, x है उनके बीच का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस डाइपोल, या इस डाइपोल पर इस चार्ज का, तो देखो यार सीधी सी बात है, अगर मैं पूछता हूँ फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल, तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मॉड P इंटू डी बाई डी एक्स। तो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स निकालोगे। तो बताओ भाई इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वो होता है E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/x²। अब चूंकि देखो x के साथ वेरी कर रहा है तो डिफ्रेंशिएट कर दें, dE/dx, तो ये हो जाएगा Q/4πε0, ये dx ऑफ 1/x², और इसका आंसर होगा Q/4πε0 -2/x³। डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं dx ऑफ x⁴n का फॉर्मूला होता है nx⁴n-1। इस फॉर्मूले को आप यूज़ करके निकाल सकते हो। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, मैग्नीट्यूड d/dx ये आ जाएगा -2q/4πε0 x³। अब इस चीज़ को उठा के फॉर्मूले में रखना है, तो फोर्स F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड F हो जाएगा मॉड P टाइम्स 2q/4πε0 x³। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर। आसान सी चीज़ है, छोटी, कोई बहुत खास नहीं है। तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दे देता हूँ और उनको रीड भी करके समझा भी देता हूँ, आप उन्हें समझ कर अच्छे से जो है सॉल्व करिएगा। कल की क्लास में क्या करूँगा मैं,
उसका नेक्स्ट क्लास में मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। जैसे देखो कुछ मैं होमवर्क लेकर आया हूँ, अच्छे अच्छे होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। जैसे देखो होमवर्क है, ये क्वेश्चन क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इन सेंटर से एक लाइन ऐसी गई है जिससे 0.4 मीटर पर एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम। तो अगर ये सिस्टम है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज एज शोन इन फिगर, ठीक है, राइट। ओके, ध्यान से देखो, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है कि थ्री आइडेंटिकल स्फीयर्स each having a charge q and radius capital R are kept in such a way that each touches the other two, ठीक है। find the magnitude of electric force on any sphere due to the other two, मतलब तीन बड़े बड़े स्फीयर हैं जिनका रेडियस क्या है, R है, उन तीनों को एक साथ टच करके रखा गया है। तो अगर उन तीनों को एक साथ टच करके रखा गया है मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, एक स्फीयर, दो स्फीयर और तीन स्फीयर, इनके रेडियस क्या है आपस में, आर हैं। अगर इनको ऐसे टच करके रखा गया है तो किसी एक स्फीयर पे बाकी दो स्फीयर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी स्फीयर ड्यू टू द अदर टू। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर मैं बाद में बताऊंगा, आप लोग पहले सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। एक रेगुलर हेक्सागन है, उसके छः कॉर्नर होते हैं, तो 6 नहीं, उनमें से 5 कॉर्नर पर 5 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। अच्छा, हेक्सागन का जो साइड है वो L है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। मतलब उस हेक्सागन के सेंटर पे अगर माइनस क्यू चार्ज रख दिया गया तो उन पांचों चार्ज की वजह से उस सिंगल माइनस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज 50 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन द प्लेन XY, ठीक है, XY प्लेन में रखा गया है, एट अ पॉइंट विथ रेडियस R0 इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ये वेक्टर फॉर्म में है, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में पढ़ाया था, तो उस पर न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। इवेल्युएट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एट अ पॉइंट विद द रेडियस वेक्टर R इक्वल टू 8i माइनस 5j। मतलब एक स्पेस है जहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है 50 माइक्रोकूलम का। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट 3, 2, 5, 3, 2, 5, इन पॉइंट्स पर एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट अ पॉइंट 0, -4, 3 मीटर। मतलब इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा गया है और इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये सब वेक्टर कॉन्सेप्ट मैंने दिए हुए हैं, आप कर सकते हैं। और देखो एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये सारे एडवांस लेवल के हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके एडिशनल एक्सरसाइज जो है NCERT के, उनमें से कुछ हैं और कुछ मेरे अपने खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। पर हाँ, आपको जो है इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली नीट के जो स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस और 7 तक तो एटलीस्ट ट्राई करेंगे, और जो JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अगला क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 8 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो, इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें बोल रहा हूँ कि 4 आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल क्यू आर फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए साइड, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P लोकेटेड सिमेट्रिकली एट अ डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्वायर। देखो ये एक स्क्वायर है जिसका साइड A है, इसके कॉर्नर पे कैपिटल Q कैपिटल Q कैपिटल Q कैपिटल Q चार्जेस रखे हैं। इसके सेंटर से a/√2 हाइट पर क्या रखना है हमने, एक पॉइंट है a/2 रूट हाइट पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। तो हमारा क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P लोकेटेड एट डिस्टेंस a/√2, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा, आंसर हम बाद में बताएंगे। ये देखो याद करो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था सेमी सर्कल का, पर मैंने उसमें पूरा चार्ज लिया था, प्लस 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 हर जगह। इस बार मैंने क्या किया है कि मैंने आधे में उसी सेमी सर्कल के क्वार्टर पार्ट में पॉजिटिव चार्ज लिया है और नेक्स्ट क्वार्टर पार्ट में नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है।
फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। आपको इस पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक, आप सॉल्व करिएगा, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको जेई वालों को ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक रिंग है, क्वेश्चन क्या है, एक रिंग है, रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल चार्ज रिंग के ऊपर क्या है, क्यू है, और रिंग के सेंटर से एक रॉड रखी गई है, लॉन्ग रॉड है, लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर विथ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी लेंथ दी नहीं गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द रिंग एंड द वायर, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द रिंग एंड द वायर। ठीक है, तो आपको रिंग और वायर के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट करना है। अच्छा, क्लियर है? अगर मैं आपको इसका लेंथ दे दूं L, तो भी आप ट्राई कर लीजिएगा लेंथ कंसीडर करके क्या आंसर आता है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।